समाप्त होने को है। उसी क्षणों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने जिनको देश का भावी प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत, हिंदुस्तान के लाडले नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसी क्षणों के पश्चात इसी दशहरा मैदान में भोपाल की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके आदर के केंद्र, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल जी पटवा मंच पर आ चुके हैं। मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब के आदर के केंद्र, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भोपाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कैलाश जोशी जी भी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। इस अवसर पर भोपाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी भाई साहब भी हम सब के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में गोविंदपुरा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, जो लगातार 10वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे और रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, हमारे भोपाल के, मध्य प्रदेश के, पूरी मध्य प्रदेश में जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल गौर जी का भी मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण पश्चिम विधानसभा, जिनकी विधानसभा में ये आम सभा हो रही है, आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई रामेश्वर शर्मा जी, जो कि ओजस्वी वक्ता है, भोपाल ही नहीं प्रदेश के युवाओं के हृदय की धड़कन है, युवाओं के हृदय सम्राट है, भाई रामेश्वर शर्मा जी का भी मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में नरेला विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी विश्वास सारंग जी, जो नरेला विधानसभा से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है, युवा मोर्चे के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष है भाई विश्वास सारंग जी, उनका भी मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब, जिनको पूरे देश में मेरे मुल्क के मालिकों के नाम से जाना जाता है, उनकी तकरीर को भी अभी आप लोगों ने सुना, उनका भी मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर हम सब के बीच में मध्य विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिन्होंने भोपाल की सरजमी पे एक सड़क पर एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में राजनीति का यात्रा की, राजनीतिक सफर किया, तो भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। आज ये उनका जन्म स्थल है। सुरेंद्र नाथ सिंह जी यहीं पे छोटे से बड़े हुए, उनको प्रत्याशी बनाया है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारी भोपाल की महापौर बहन कृष्णा गौर जी भी आज मंच पर उपस्थित है। मैं इस अवसर पर उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे पास है नहीं, ये शायद इनका चार्जर चल जाएगा, ये वाला चार्जर मैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी
उमाशंकर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ आए और अपने विचार व्यक्त करें। उमाशंकर गुप्ता जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इधर से आवाज नहीं आ रही माता बहनों की तरफ से। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सबके सम्मानीय नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पटवा जी, आदरणीय हमारे सांसद भोपाल के आदरणीय जोशी जी, हम सबके वरिष्ठ नेता, इस भोपाल को एक भव्य स्वरूप प्रदान करने वाले आदरणीय बाबूलाल जी गौर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय प्रभात झा जी, सम्माननीय अनिल दवे जी, आरिफ बेग साहब, हमारी भोपाल की महापौर कृष्णा गौर जी, सुरेंद्रनाथ सिंह जी, रामेश्वर जी शर्मा, मंच पे विराजमान अन्य सभी वरिष्ठ साथीगण, भाई और बहनों, आदरणीय मोदी जी कुछ ही मिनटों में मंच पर होंगे और प्रत्यक्ष मोदी जी आपसे बात करेंगे। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश में जनता को फिर से अगले 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का और सरकार का चुनाव करना है। पिछले 10 साल से आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा कर रही है और जिस प्रकार का विकास और गरीबों के कल्याण के काम हुए हैं वो आपसे छिपे हुए नहीं हैं। 10 साल पहले ये बीमारू राज्य की श्रेणी में जो हमारा प्रदेश था, जहां ना सड़क थी, ना बिजली, ना पानी, उस प्रदेश को आज देश के गिने चुने कुछ राज्यों में शामिल कराने में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व सरकार को सफलता मिली है। चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, इन सब मामलों में मध्य प्रदेश की सरकार ने सफलता प्राप्त की और देश के प्रमुख राज्यों में अपना स्थान बनाया है। मित्रों, गरीबों के कल्याण में तो अभूतपूर्व इतिहास रचा गया है। लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना या मजदूर सुरक्षा योजना, अंत्योदय मेले के माध्यम से इन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों के घर तक पहुंचाया गया है और उसके कारण आज मध्य प्रदेश में गरीब आदमी भी चैन से रह रहा है। केंद्र की कांग्रेस की यूपीए सरकार और उसकी गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण महंगाई जितनी बढ़ी और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा ये गरीब आदमी 2 समय खाना नहीं खा पा रहा है, तो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो नमक की सौगात इस प्रदेश के गरीबों को दी गई। कल ही हमारी पार्टी का घोषणा पत्र जो जारी हुआ, उसमें अब चावल की कीमत भी 1 रुपए किलो करने की घोषणा की गई है। ये उस तरफ कदम है जहां मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इस मध्य प्रदेश में वह दिन आना चाहिए जब कोई एक व्यक्ति, एक परिवार भी ऐसा ना हो गरीब जिसके पास 2 टाइम खाने की व्यवस्था नहीं हो। ये उसी तरफ बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश सरकार का कदम है। दूसरी बात जो हुई, जो बिना मांग के हुई, बिना चुनावी वायदे के हुई, गरीब परिवारों के हजारों रुपए के बिजली के बिल
30 जून तक के सारे बिजली के बिल माफ इस सरकार ने किए हैं। और इसका परिणाम है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में एक वातावरण बना हुआ है। तो कहीं भी जाकर आप पूछें, किसी से भी बात करें कि तीसरी बार सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो एक ही नाम निकल कर आता है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाई और बहनों, आप सब से मेरा आग्रह है कि 25 नवंबर को जब मतदान करने जाएं, उस समय ये जरूर देखें कि आज से 10 साल पहले का मध्य प्रदेश कहां था और आज मध्य प्रदेश कहां है। पहले 10 साल पहले न सड़क, बिजली, पानी, किसी भी क्षेत्र में अगर हिंदुस्तान में हमें देखना होता था कि मध्य प्रदेश राज्य का स्थान कौन सा है, तो नीचे से या नीचे से एक दो ऊपर हम होते थे। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम के कारण, शिवराज सिंह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में या तो नंबर 1 पर है, 2 पर, 3 पर या ज्यादा से ज्यादा 4 पर है। इससे नीचे हम किसी क्षेत्र में नहीं है। मित्रों, इस बातों को ध्यान में रखकर 25 तारीख को केवल आप नहीं, आप और आपका परिवार और इसके साथ ही आपके सारे मित्र, इन सब से आग्रह करिए और 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाइए, ताकि मध्य प्रदेश में फिर से माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इस मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने में हम भी अपनी आहुति दे सके। इसी अपेक्षा और कल्पना के साथ आप सबको मैं अभिवादन करता हूं, आग्रह करता हूं। माननीय मोदी जी मंच पर पधारेंगे, उनका भाषण भी हम सबको सुनने को मिलेगा। एक देश में आशा की किरण माननीय नरेंद्र मोदी, जो मई 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनकर आएंगे और इस देश की अनेक समस्याओं का निराकरण करने में सफल सिद्ध होंगे। उनको भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसा हो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसा हो और भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो और हमारे वतन का प्रधानमंत्री कैसा हो और हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री कैसा हो, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, युवाओं के हृदय की धड़कन, मध्य प्रदेश के युवाओं के हृदय सम्राट, ओजस्वी वक्ता, हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई रामेश्वर शर्मा यहाँ आए। मध्य प्रदेश और देश की वर्तमान मौजूदा राजनीतिक हालत परिस्थितियों के संदर्भ में अपनी ओजस्वी वाणी से यहाँ पे भोपाल के आवाम को संबोधित करें। उनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें भाई रामेश्वर शर्मा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके लाडले नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हम सबके मार्गदर्शक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी, हम सबके लाडले सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कैलाश जोशी जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंदपुरा से प्रत्याशी आदरणीय बाबूलाल जी गौर, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल माधव दवे जी, हमारे उत्तर भोपाल के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरिफ भगत साहब, आदरणीय गृह मंत्री दक्षिण से प्रत्याशी माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे नरेला के युवा प्रत्याशी मेरे भाई आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी महापौर आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे मध्य के प्रत्याशी आदरणीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी, जिले के अध्यक्ष भाई आलोक शर्मा जी, आदरणीय गोटिया जी, नौजवान दोस्तों, बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश का ये चुनाव देश की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा सकता है। मध्य प्रदेश की जनता ये चुनाव में ये निर्णय करेगी कि हिंदुस्तान में आखिर वो कौन सी सरकार चाहती है, भारत का भविष्य कैसा होगा, ये मध्य प्रदेश के माध्यम से जाएगा। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की
हैट्रिक लगे और शिवराज जी या मुख्यमंत्री बने तो 2014 में दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के हवाले होगी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और इसलिए हम सबको इस बात के लिए लगना है, हम सबको कांग्रेस की नाकामियां भी बताना है, हम सबको बताना है ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान को लूटा, ये वही कांग्रेस है जिसने भारत के सैनिक के सर कटवाए, ये वही कांग्रेस है जिसने भारत का अपमान किया, और जिसने भारत का अपमान किया है वो कांग्रेस क्या तो मध्य प्रदेश में दिखेगी न हिंदुस्तान में दिखेगी। इसके लिए आपको और हमको काम करना है। और इसलिए नौजवान दोस्तों, माताएं और बहनों, आज इस बात की तैयारी है, आज इस बात का संघर्ष शुरू है, मध्य प्रदेश में कौन राज करेगा। एक तरफ महलों में पैदा हुआ नौजवान जो महलों से कभी बाहर नहीं गया, जिसने किसान का कभी दर्द नहीं देखा, जिसने गरीब की कभी झोपड़ी नहीं देखी, जिसने कभी बेटियों के पैर नहीं पखाए, जिसने कभी नौजवान को काम नहीं दिया, और एक वो हमारा बेटा जो किसान के घर में पैदा हुआ, जिसने मध्य प्रदेश का उद्धार किया, जिसने बेटियों का विवाह किया, और तो हिंदुस्तान का नहीं मध्य प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान का स्वाभिमान रचा वो शिवराज सिंह चौहान जो हमारे जननायक के नेतृत्व में आज हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और आज के हमारी सभा को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। इसलिए मित्रों, ये लड़ाई आपकी हमारी लड़ाई के साथ साथ मध्य प्रदेश की विकास की लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के हितों की लड़ाई है। और इसलिए इस लड़ाई को आपको हमको मिलकर लड़ना है, भारत का भविष्य तैयार करना है, और ऐसा भविष्य तैयार करना है कि मध्य प्रदेश में 2013 में शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और 2014 में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। ये तैयारी के साथ जब हम मैदान में उतरेंगे तो ये बात समझ लेना चाहिए कि दशहरा मैदान में जब राम का राज्याभिषेक होता है, रावण का अंत होता है, उस दशहरा मैदान में हम दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी की विजय का शंखनाद करें। दोनों हाथ उठाकर सब लोग भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शिवराज सिंह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। रामेश्वर शर्मा जी को अभी आपने सुना, वो भोपाल के हार्दिक अजीत नेता है, पूरे मध्य प्रदेश में जिनको बुलडोजर मंत्री के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भोपाल की खूबसूरती और भोपाल के विकास में 4 चांद लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो लगातार भोपाल से विधानसभा का 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10वीं बार भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने वाले, 10वां चुनाव जीतने जाने वाले हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंदपुरा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बाबूलाल गौर जी भी आए और इस अवसर पर भोपाल के आवाम को संबोधित करें। आदरणीय बाबूलाल जी गौर। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज राजधानी के अंदर और इस स्टेडियम में एक ऐतिहासिक सभा हो रही। मध्य विराजमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर साहब, अभी तो नरेंद्र तोमर साहब को आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में आदरणीय नरेंद्र भाई को भी देखेंगे, आप मोदी साहब को भी देखेंगे, और 5 मिनट के अंदर वो यहाँ आने वाले। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय वरिष्ठ नेता माननीय सुरजलाल कटरा साहब, माननीय वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई प्रभात झा साहब, मंदिर विराजमान मानव आरिफ भाई साहब, मानव रमाशंकर गुप्ता जी, मानव सुरेंद्रनाथ जी, विश्वास सारंग जी, रामेश्वर शर्मा जी, मंदिर विराजमान महापौर जी,
और हमारे सभी वर्ष लेता है। भाइयों और बहनों, देश के अंदर अंधेरा है। भारत के अंदर ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कोई प्रधानमंत्री राज कर रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी चुनाव नहीं लड़े, नगर पालिका का भी नहीं लड़े, विधानसभा का भी लड़े और भारत के प्रधानमंत्री हो गए। इसके कारण पूरे देश में अंधेरा हो गया। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि अंधेरा कम होना चाहिए, देश के अंदर अंधेरा कम होना चाहिए। और अंधेरा कम करने के लिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जब देश में बैठेंगे तो अंधेरा कम होगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ये सेमीफाइनल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंधेरा कम होगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। आपका आशीर्वाद अभी मध्य प्रदेश के अंदर मैं हम सब लोग चाहते हैं। 10 साल के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर भट्टियां भेंट कर दिया था। मुझे उससे शिकायत है, बड़े योग्य व्यक्ति है वो, बड़े पढ़े लिखे हैं, तू इधर उधर की बात ना कर। मैं दिग्विजय सिंह जी की तरफ इशारा कर रहा हूं, तू इधर उधर की बात ना कर। बता कि काफिला क्यों टूटा, बता कि काफिला क्यों टूटा। मुझे रह जरूर गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ऐसा कांग्रेस का राज जिसके अंदर इतना अंधेर था कि जनता ने ऐसी शिक्षा दी कि जब 2003 के चुनाव हुए तो 230 विधानसभा के अंदर कांग्रेस के केवल 37 एमएलए चुनकर आए। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी हार किसी पार्टी की नहीं हुई जितनी दिग्विजय सिंह सरकार की हुई। पूरे खजाना खाली कर गए थे, चौपट कर गए थे, बिजली नहीं, सड़क नहीं, मजदूरी नहीं। सैकड़ों मजदूरों को जो डेली वेतन भोगी काम करते थे उनको निकाल दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, इस सरकार के अंदर 10 साल के अंदर आदरणीय भारती भी मुख्यमंत्री रही। मुझे भी कुछ दिनों का मौका मिला। अब देश के अंदर बिजली की कमी नहीं है, 24 घंटे बिजली लो, बिल खोल कर बिजली लो और आनंद से राज करो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब देश के अंदर नर्मदा आ गई भगवान में। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 40 साल के अंदर कांग्रेस नर्मदा का पानी नहीं पिला सकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नर्मदा को यहाँ भोपाल में लाए। इस बारे में आपको खुशी होगी तो ताली बजाकर स्वागत करिए कि नर्मदा मैया भोपाल में आई है। 40 साल से क्यों नहीं आई नर्मदा? 40 साल से नर्मदा का पानी क्यों भोपाल को नहीं मिला? और ये राजधानी का क्या हाल था, राजधानी का क्या खराब हाल था कि इस प्रदेश के अंदर ऐसा मालूम पड़ता था कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर 10 साल के अंदर पूरी सड़क बन गई है, बिजली आ रही है, पानी की व्यवस्था हो रही है, सुंदर शहर बनाया जा रहा है और आज प्रदेश की राजधानी हिंदुस्तान की राजधानी गिनी जा रही है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, एक बार कमर को बटन लगाइए और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाइए। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे। माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। इसी तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके माननीय मोदी जी का हम लोग स्वागत करेंगे। उसी क्षणों में मंच पर उपस्थित होने वाले हैं, हम सब उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। हिंदुस्तान का भावी प्रधानमंत्री कैसा हो, हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री कैसा हो, भारत के भावी प्रधानमंत्री कैसा हो, भारत के भावी प्रधानमंत्री कैसा हो।
युवाओं के प्रेरणा के स्रोत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी ने मेरे देश का भावी प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल के दशहरा मैदान में पधार चुके हैं। मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भोपाल की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मोदी जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं इस अवसर पर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को। वे आए और मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की ओर से, भोपाल की जनता जनार्दन की ओर से, भोपाल के आवाम की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुष्प भेंट करके उनका स्वागत करें। आप तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं इस अवसर पर आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, नरेला क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई विश्वास सारंग जी को। वे आए और माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं मध्य विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह जी को। वे आए और माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई रामेश्वर शर्मा जी को। वे आए और माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई आरिफ साहब को। वे आए और माननीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी उमाशंकर गुप्ता जी को। वे आए और नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं गोविंदपुरा के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय मामूलाल गौर जी को। वे आए और माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं हमारी भोपाल की महापौर बहन कृष्णा गौर जी को। वे आए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभात झा जी भाई साहब का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं बहन कृष्णा गौर जी को। वे आए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी का पुष्प भेंट करके स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं बहन कृष्णा गौर जी को। वे आए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय मंत्री आदरणीय आलोक संजर जी से निवेदन करूंगा। वे आए और हम सब के आदर के केंद्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल पटवा जी का स्वागत करें। मैं इस अवसर पर आमंत्रित करता हूं आलोक संजर जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अनंत कुमार जी का भी पुष्प भेंट करके उनका स्वागत करें। मैं इस अवसर पर आलोक संजर जी से निवेदन करूंगा, वे इस अवसर पर हम सब के आदर के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल के लोकप्रिय सांसद माननीय कैलाश जोशी जी का पुष्प भेंट करके स्वागत करें। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जिले के महामंत्री उत्तर विधानसभा के चुनाव संचालक सत्यार्थ अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात जी भाई साहब का भी स्वागत करें। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के महामंत्री विकास बिरानी जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद जो वर्तमान में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन का कार्य सफलता पूर्वक कर रहे हैं, ऐसे हम सब के आदर की केंद्र अनिल माधव जी दवे जी भाई साहब का भी स्वागत करें। इस अवसर पर हमारे भोपाल के समस्त प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ी माला से स्वागत करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा समस्त प्रत्याशियों से, हमारी महापौर जी से, सब माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ी माला से स्वागत करना चाहते हैं, भोपाल के जनता की ओर से स्वागत करना चाहते हैं।
स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भोपाल की स्टाको विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ी माला बना के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे जिले के महामंत्री का स्वागत कर रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एसएसपी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, भाई साहब आए और हम सब उपस्थित भोपाल की जनता जनार्दन को संबोधित करें। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की भोपाल में आयोजित इस विशाल आम सभा में हम सब के मध्य विराजमान हम सब के नेता, देश के करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय पर राज करने वाले इस देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री माननीय श्री रामलाल जी, हमारे प्रभारी महामंत्री माननीय श्री अनंत कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री पटवा जी, माननीय श्री जोशी जी, माननीय श्री बाबूलाल गौर साहब, हमारे इस क्षेत्र में प्रत्याशीगण आदरणीय उमाशंकर जी, विश्वास सारंग जी, सुरेंद्र भाई, रामेश्वर शर्मा जी, अनिल दवे साहब, विनोद गोटिया जी, भोपाल जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी और इस विशाल आम सभा में उपस्थित भोपाल के सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों और नौजवान भाइयों, आज हम सबका यह अत्यंत सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की व्यस्तता में से आज समय निकालकर मध्य प्रदेश में पधारे हैं। वाले आज का दिन मध्य प्रदेश में था और आज वो चौथे कार्यक्रम में भोपाल की धरा पर आए हैं। भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश का दिल है और भोपाल राजा भोज की नगरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको इस अवसर पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सारे देश में देश भर की अगुवाई करने वाले नेताओं में आज शुमार हैं। आज वो मध्य प्रदेश में आए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से विधानसभा के चुनाव में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से इस मध्य प्रदेश को आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सफलता कार्य किया है और इसके परिणाम स्वरूप आज पूरे प्रदेश में सरकार का एहसास आम गरीब जनता को हो रहा है और इसी वजह से चाहे जिधर पूछो तो एक ही आवाज आती है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज माननीय मोदी जी का आगमन मध्य प्रदेश में हुआ है और जहां जहां उनका जाना हुआ है, जहां जहां लोगों ने उन्हें सुना है और जहां दूरदर्शन और अखबारों के माध्यम से माननीय मोदी जी की बात मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, वहां निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग आज प्रशस्त होना प्रारंभ हो गया है। मैं माननीय मोदी जी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपके आशीर्वाद से 2013 में
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और जब 2014 में लोकसभा का चुनाव होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में भी सरकार बनाएंगे। ये आश्वासन आप सबकी तरफ से मैं माननीय मोदी जी को देना चाहता हूँ। आप सब मोदी जी को सुनने के लिए लालायित है, उन्हें यहाँ से प्रस्ताव भी करना है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी आज देश के उन नेताओं में से हैं जहाँ जनता मोदी जी की एक झलक पाने के लिए तरस रही है। इसलिए मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के संचालक आमंत्रित करें। इससे अच्छा यह होगा भोपाल की जनता जनार्दन दोनों हाथ ऊपर तालियां बजाकर मोदी जी का आह्वान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहां दूर जो बालकनी में बैठे हैं उनको भी सुनाई देता है? आप ऊपर करके बता रहे हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी, आदरणीय कैलाश जोशी जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामलाल जी, श्रीमान अनंत कुमार जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान बाबूलाल जी गौर, श्रीमान उमाशंकर जी गुप्ता, श्रीमान आरिफ बेग साहब, श्रीमान विश्वास सारंग, श्री सुरेंद्र नाथ सिंह, श्री रामेश्वर शर्मा, श्रीमान विष्णु खत्री जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए भोपाल के प्यारे नागरिक भाइयों और बहनों, आपके मन में सवाल उठता होगा, कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि मोदी यहां शिवराज जी की सरकार बनाने आए हैं। कुछ लोग कहते होंगे मोदी जी भाजपा को जिताने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है, मेरे मित्र श्रीमान शिवराज जी ने जी जान से मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक तपस्या की है, पुरुषार्थ किया है। भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं ने जनता का विश्वास जीता है, जनता के दिलों में जगह बनाई है और इसके कारण भाजपा का विजय तो निश्चित है। मैं तो यहां इसलिए आया हूं, पुण्य कमाने आया हूं, पुण्य कमाने। गंगा बहती हो, जब मध्य प्रदेश में विजय की गंगा बह रही है, लाखों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से बह रही हो, शिवराज जी के नेतृत्व के कारण बह रही हो,
तो नरेंद्र मोदी गुजरात से उस पुण्य के अंदर अपना भी भाग्य आजमाने के लिए आया है। इसलिए विजय शिवराज जी के पुरुषार्थ का है, विजय भाजपा के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का है, विजय विकास की राजनीति का है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये देश किस हालत में पहुंच गया, आप मुझे बताइए। ये मध्य प्रदेश में जिन्होंने पहले सरकारें चलाई थी, कोई अच्छा काम किया हो, आपको याद आता है भाई? घंटाघर हो गया ना, बेड़ागर्क हो गया ना, सब तबाह कर दिया था। क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश में कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वो ये मानते हैं कि ये देश उनकी जागीर है। वो ये मानते हैं कि उनको मजबूरन इस देश की जनता को सर आंखों पर बिठाना ही पड़ेगा। उनको जनता की परवाह नहीं है भाई। वो हमेशा पूरी शक्ति अपनी कुर्सी बचाए रखने में लगाते हैं या तो कुर्सी छीनने में लगाए रहते हैं। वे कभी भी जनता का भला करने के लिए, जनता के दुखों की चिंता करने के लिए कभी नहीं सोचते। अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव में वादों का ढेर लगा दिया है ना, ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, ढीकना देंगे, फलाना देंगे, किया है ना, वादे किए हैं। कांग्रेस ने वादे किए हैं, मुफ्त में देने के वादे किए हैं। मैंने सुना उन्होंने कहा है कि वे गरीबों को 35 किलो गेहूं मुफ्त में देंगे, ऐसा कहा है। मैं जरा कांग्रेस के इन दिग्गजों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में तो जब सरकार आएगी तब देखा जाएगा। आप एक काम करो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आंध्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां कोई आचार संहिता नहीं है, तो कम से कम आप वहां पर तो 35 रुपये किलो गेहूं देने का निर्णय कर दो, तब मैं मानूंगा कि आप ईमानदारी से लोगों की कुछ सेवा करना चाहते हो। वहां कुछ नहीं करेंगे, वहां की जनता ने उनको शासन पे बिठाया है, लेकिन वो उनका नहीं करेंगे। यहां पर आपकी आंख में धूल झोंकने का काम करेंगे, झूठे वादे करेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी जब वादे करती है, उनको कोई परवाह नहीं होती है क्या होगा। उन्होंने वादा किया था लोकसभा के चुनाव के समय, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनेगी
तो हम 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, ऐसा वादा किया था। ऐसा जवाब नहीं चाहिए, तो दम दिखाओ। अभी तो ठंड की शुरुआत है भैया। वादा किया था, वादा किया था, वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। ये वादा खिलाफी है नहीं। आप उन पर भरोसा करोगे? मुझे इधर से भी आवाज चाहिए। आप उन पर भरोसा करोगे? जो आपको गुमराह करते हैं उन पर भरोसा करोगे? जो वादा खिलाफी करते हैं उन पर भरोसा करोगे? जो आपको झूठे वादे करते हैं उन पर विश्वास करोगे? भाइयों बहनों, बार बार ये लोकतंत्र में मतदाताओं का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? अगर नहीं कर सकते हो तो वोट पाने के लिए ये झूठ चलाने की क्या जरूरत है? भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ तब से आज तक कांग्रेस पार्टी ने एक भी वादा निभाया नहीं है। वे सिर्फ कुर्सी पर बने रहने के खेल खेलते हैं। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों कि आप इन पे भरोसा मत कीजिए। भाइयों बहनों, उन्होंने दूसरा कहा था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को हर वर्ष 1-1 करोड़ को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आप किसी को जानते हो जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? क्या हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ ये खेल खेलोगे? ये देश जिसके 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है, ये नौजवानों का देश है। ये दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां का युवा अपनी भुजाओं की ताकत से, अपने दिल दिमाग से, अपने सपने और संकल्प से भारत के भाग्य का निर्माता बन सकता है। लेकिन आपने उसे बेरोजगारी की खप्पर में डाल के रखा हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, और कांग्रेस के लिए यूथ ये सिर्फ वोटर है, हमारे लिए यूथ ए पावर है। ये राष्ट्र की शक्ति है। और इसलिए सरकार ऐसी चाहिए जो नौजवान को एम्पावर करे, उसका सशक्तिकरण करे, उसके भुजाओं में बल दे, हाथ में हुनर दे, काम का अवसर दे। वो मेहनत करके पेट भरने के लिए तैयार है, वो मेहनत करके अपने माँ बाप का भी पेट भरने के लिए तैयार है, उसको अवसर चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार अवसर नहीं दे सकती। उद्योग बंद पड़े हैं, बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। दोस्तों, आप हैरान होंगे, हिंदुस्तान में एक तरफ अंधेरा है, दूसरी तरफ 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े हैं। ऐसा देश कभी नहीं हो सकता है कि एक तरफ
तरफ बिजली के कारखाने बंद हो, बिजली उपलब्ध न हो, उद्योग घराने बंद पड़े हो, देश में अंधेरा हो, और कारण क्या? कारण एक, दिल्ली की सरकार को लकवा मार गया है। पॉलिसी पैरालिसिस है, कोई निर्णय नहीं करते। भाइयों बहनों, 20,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि उनको कोयला नहीं मिल रहा है। ये कोयला कहां गया भाई? ये कोयला कहां गया? ये कोयला कौन खा गया? ये कोयले की फाइलें कौन खा गया? किसने हालत पैदा की? और इसलिए भाइयों बहनों, अगर कारखाने बंद है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गंभीर घात लगा है, तो देश के नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? वो रोजी रोटी कहां से कमाएगा? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी न किसानों का भला कर सकती है। आपको हैरानी होगी, आपने मध्य प्रदेश को मुफ्त में 800 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकती है, मुफ्त में। लेकिन दिल्ली सरकार दीवार बन के खड़ी है। उनको लगता है अगर मध्य प्रदेश को 800 मेगावाट बिजली मुफ्त में मिल जाएगी तो ये मध्य प्रदेश का तो जय जयकार हो जाएगा, ये भाजपा की वाहवाही हो जाएगी और कांग्रेस की नाक कट जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर डैम बना है, सारा काम पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश ने पुनर्वसन का सारा काम कर दिया है। अब सिर्फ गेट लगाने बाकी है। गेट, अगर एक बार गेट लग जाए तो मध्य प्रदेश को 800 मेगावाट बिजली मुफ्त में मिल सकती है। मध्य प्रदेश का कितना भला हो सकता है, लेकिन नहीं करने देते। 5 साल हो गए, फाइल पे बैठ गए। क्या ऐसा व्यवहार होता है? भाइयों बहनों, ये दिल्ली सरकार आए दिन भाजपा सरकारों को परेशान करने की उसको आदत हो गई। आप देखिए, मध्य प्रदेश में टूरिज्म के विकास के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी और शिवराज जी ने टूरिज्म क्षेत्र पर बल देते हुए कैंपेन का अभियान, एडवर्टाइजिंग का अभियान बहुत बढ़िया ढंग से चलाया। देश और दुनिया के टूरिस्ट यहां आए, बहुत संभावनाएं पड़ी हैं। लेकिन यहां के जो नेशनल हाईवे है, एक बार टूरिस्ट वहां आएगा तो दोबारा आने का नाम नहीं लेगा। क्यों? ये नेशनल हाईवे की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है। स्टेट के रास्ते अच्छे हैं, यहां नेशनल हाईवे रिपेयर करने को तैयार नहीं है, इस पर खर्चा करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार है। आप मुझे बताइए भाइयों, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप दिल्ली सरकार आपसे दुश्मनी करे वो आपको मंजूर है? ये दिल्ली सरकार को आपसे दुश्मनी करने का अधिकार है? ये बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों में पीड़ा इस बात की हो रही है, इतना बड़ा देश और दिल्ली की सरकार, और मैं तो हैरान हूं मित्रों। इन दिनों मैडम पधारे थे यहां, चुनाव के पहले शहजादे भी आए थे। और आकर के क्या बोल के गए? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
ये जो मध्य प्रदेश में काम होता है, गुजरात में जो काम होता है, मान लो हम गुजरात में कोई अस्पताल बनाते हैं, गुजरात के अंदर कोई स्कूल बनाते हैं, गुजरात के अंदर कोई डैम बनाते हैं, गुजरात में कोई रोड बनाते हैं, वो पैसे नरेंद्र मोदी के हैं क्या? जरा जोर से बोलो, नरेंद्र मोदी के हैं क्या? क्या मोदी अपनी जेब से पैसा लाया क्या? शिवराज जी यहाँ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, रास्ता बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, ये शिवराज जी की जेब से पैसे आए हैं क्या? नहीं आए ना। तो दिल्ली सरकार पैसे देती है, अपने जेब से देती है क्या? ये क्या सुनाते रहते हो भाइयों बहनों? ये पैसे न मोदी की जेब से आते हैं, न पैसे शिवराज जी के जेब से आते हैं, न ही दिल्ली के खैर खाओं के जेब से आते हैं। ये पैसे जनता जनार्दन के, ये पैसे आपके हैं और आपके पैसे आपके लिए खर्च करने होते हैं। आए दिन हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। क्या ये मध्य प्रदेश भीख का कटोरा लेके खड़ा है क्या? क्या भैया मध्य प्रदेश भिखारी है क्या? हम भिखारी है क्या? हम दिल्ली के बाद भीख का कटोरा लेके खड़े हैं क्या? ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? दिया 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 दिया, तुम रात यही कर रहे हो भाइयों बहनों। ये समय की मांग है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडित, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री, हिंदुस्तान के राज्य व्यवस्थाओं के जानकार, आजादी के 60 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अध्ययन किया जाए। इस देश ने कांग्रेस सरकार के मॉडल देखे हैं, भाजपा सरकार के मॉडल देखे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार का मॉडल देखा है, प्रादेशिक पक्षों की सरकारों का मॉडल देखा है। और एक बार लेखा जोखा हो जाए कि किसके समय में सबसे ज्यादा विकास होता है, किसके समय में सबसे ज्यादा जनता की भलाई के काम होते हैं, किसके समय सबसे ज्यादा जनता के सुख दुख की सुनवाई होती है। मित्रों, मैं दावे से कहता हूं, जहां जहां भाजपा को अवसर मिला है वहां विकास का काम होता है, बाकी जगह में नहीं होता। अगर मूल्यांकन किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है। और एक बात निश्चित है मित्रों, यह देश 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करें, ये हम सबका सपना है। और जब भाइयों बहनों हम 21वीं सदी में हिंदुस्तान विश्व का नेतृत्व करे कहते हैं, तब भाइयों बहनों हम लोगों का एक ही मंत्र होना चाहिए, विकास। मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति 60 साल तक इस देश को चूर चूर कर दिया है। वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह कर दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, भाई भाई के बीच में दीवार पैदा कर दी है, उत्तर को दक्षिण से लड़ाया, पूर्व को पश्चिम से लड़ाया, इस संप्रदाय को उस संप्रदाय से लड़ाया, इस बिरादरी को उस बिरादरी से लड़ाया। यही पाप किया गया है भाइयों, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों, वोट बैंक की राजनीति का वक्त समाप्त हो चुका है। देश को विकास की राजनीति चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, 21वीं सदी में अगर भारत को हमें महान बनाना है तो इस देश को विकास चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए। 21वीं सदी में अगर आगे बढ़ना है तो हमारे देश के युवाओं को कौशल्य चाहिए, कौमी वैमनस्य नहीं चाहिए। अगर हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ना है तो हमें कौशल्य चाहिए, कौमी वैमनस्य नहीं चाहिए। अगर हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ना है तो हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमें युवाओं को राजनीति नहीं चाहिए।
टुकड़ों में बांटने वाली राजनीति नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। अगर हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ना है तो हर हाथ को हुनर चाहिए। इस देश को हथकंडों की जरूरत नहीं है, हुनर की जरूरत है। और इसलिए भाइयों बहनों, 21वीं सदी में देश को आगे ले जाना है तो हमें हुनर पर बल देना होगा, हथकंडों को छोड़ना होगा। भाइयों बहनों, इस देश में अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस देश को काम करने वाले लोगों को अवसर चाहिए। अवसरवादिता का खेल खत्म होना चाहिए। देश को अवसर चाहिए, अवसरवादिता का खेल नहीं चाहिए। उस बात को लेकर के मैं आगे बढ़ना गए। भाइयों बहनों, गरीब आदमी को रोजी रोटी चाहिए, उसे जातिवाद का जहर नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, लोगों को सुरक्षा चाहिए, संप्रदायवाद नहीं चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, असहायों को सहारा चाहिए, असहायों को संघर्ष नहीं चाहिए। और इसलिए हमारा मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलना है। भाइयों बहनों, शरीर का एक अंग दुर्बल हो तो शरीर कभी मजबूत नहीं हो सकता है। जैसे शरीर का हर अंग मजबूत होना चाहिए, वैसे समाज का भी हर अंग मजबूत होना चाहिए, राज्य का भी हर अंग मजबूत होना चाहिए। कोई अगर पीछे रह गया तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस की राजनीति ऐसी है कि वो आपको टुकड़ों में बांटती रहती है। और ऐसे लोग हैं, कांग्रेस की कार्यशैली कैसी है? पहले वो हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, फिर हाथ आजमाते हैं और फिर हाथ की सफाई शुरू करते हैं। और इसलिए इनके ये हाथ के करामत को पहचानिए। ये देश को बर्बाद करने वाला हाथ है, इससे देश को बचाना होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने उसकी जिम्मेवारी थी, हमारे गणतंत्र को मजबूत करें, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने गणतंत्र का इतना डिवोल्यूशन कर दिया, इतना डिवोल्यूशन कर दिया कि उन्होंने गणतंत्र को घरतंत्र बना दिया, परिवार का ही तंत्र बना दिया। गणतंत्र को जिन्होंने घरतंत्र बना दिया है, उनकी विदाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस का कल्चर है, जिसने गणतंत्र को गणतंत्र बना दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है। हम गणतंत्र को गुणतंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने आया हूं कि हम एक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और विकास करने के सपने हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। आपके मध्य प्रदेश में कृषि विकास में जो काम किया गया है, काबिले दाद है दोस्त। हिंदुस्तान का कृषि विकास दर 3%, 4% के इधर उधर घूमता रहता है। शिवराज जी ने 13% से ज्यादा कृषि विकास दर करके हिंदुस्तान का पेट भरने का काम किया है। बहुत बड़ा काम किया है। बिजली का उत्पादन 50 साल में कांग्रेस की सरकारों ने किया, उससे डबल 10 साल में करके रख दिया। अगर विकास का मंत्र लेकर के चलते हैं तो कैसे काम होता है। भाइयों बहनों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन्होंने कहा
भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव की चर्चा को नीचे ले जा रहे हैं, नीचे। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र की मर्यादाएं, लोकतंत्र का गौरव रखने में हमारी पार्टी ने पूरी जिम्मेवारी के साथ हमेशा व्यवहार किया। आपके नेता मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार के गंदे और गलीज शब्दों का प्रयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी शालीनता नहीं खोई है। हमने सार्वजनिक रूप में आक्रोश व्यक्त किया है। हमने सार्वजनिक रूप से लोकतंत्र की मर्यादाओं में रहते हुए जनता की आवाज को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने के लिए जी जान से कोशिश की है। वो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। आप इतनी सी बात कह करके छूट जाने की कोशिश कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब पिछला संसद चल रही थी, उस संसद के अंदर कुछ लोग नारे लगा रहे थे, चोर चोर चोर। आपको बुरा लग गया। आपने पार्लियामेंट में कहा कि दुनिया के किसी देश में प्रधानमंत्री को संसद में कभी चोर चोर करके कोई चिल्लाता नहीं है। नहीं चिल्लाते होंगे, वहां होता भी नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कोई ने आप चोर बोल दिया, नारा लगा दिया, आपका नाम नहीं दिया था, तब भी आपको बुरा लगा था। आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष और जिनको आप भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और जिनके अंडर में काम करने में आपको गर्व होता है कि घोषणा करते हैं, वे कह रहे हैं कि भाजपा चोर है। प्रधानमंत्री जी, भाषा किसकी है? इस भाषा में कौन सी शालीनता है? इस भाषा में कौन सी गरिमा है? ये देश की जनता जानना चाहती है। ये चुनावी संवाद को, चुनावी संभाषण को नीचे गिराने का पाप कौन कर रहा है? और आप आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाते हो। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या भारतीय जनता पार्टी चोर है? ये कोई उचित भाषा है? ये शोभा देती है उनको? क्या बोल रहे हो? और मैं कहता हूं, साझे देखो, आपने कहा है ना भाजपा चोर है। मैं आपके आरोप को स्वीकार करता हूं। आइए, खेल खिलाड़ी के घोड़े असवारों पे मैं आपके आरोप को स्वीकार करता हूं। हाँ, हमने चोरी की है। हमने चोरी की है, पूरी कांग्रेस पार्टी की नींद की चोरी की है। आपकी नींद हमने चुराई है और आप पूरी कांग्रेस बेचैन बन गई है, सो नहीं सकती है। उनको दिन में भी सपने आते हैं। दिन में भी उनको याद आती है, उनको याद आती है कि जून महीने के बाद क्या होगा, कहां होंगे, कैसी अवस्था होगी। उनकी नींद हराम हो गई है क्योंकि आपके पापों का घड़ा भर चुका है।
भाइयों बहनों, इस देश में गरिमा और मर्यादा की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, आप जब अमेरिका में थे, हमने तो आपकी इज्जत को हाथ नहीं लगाया था। हमने तो आपकी इज्जत में हाथ नहीं लगाया था प्रधानमंत्री जी। आपको अपमानित करने का काम किसने किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी के सामने देश के करोड़ों देशवासियों के सामने आपको नॉनसेंस किसने कहा था? बार बार नॉनसेंस किसने कहा था? अरे कैबिनेट ने जो न्याय किया, उस कागज के टुकड़े को फाड़ दो, ये पूरी कैबिनेट का अपमान किसने किया? लोकतंत्र की मर्यादाओं को किसने तोड़ा था? चुनी हुई सरकार का अपमान किसने किया था? देश में गंदी भाषा का प्रयोग किसने किया? आप ही की पार्टी के लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सर पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हो। यह देश आपकी इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करने वाला। आज देश महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, कुशासन के कारण तंग आ चुका है। भाइयों बहनों, जिस दिन देश स्वराज्य हुआ और स्वराज्य का आंदोलन समाप्त हुआ, उसी दिन इस देश में सुराज्य का आंदोलन शुरू होने की जरूरत थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकार की जिम्मेवारी थी गुड गवर्नेंस की, स्वराज्य की। भाइयों बहनों, आज हम जितनी मुसीबतें झेल रहे हैं, उन मुसीबतों के मूल में कुशासन है, बैड गवर्नेंस है। और दिल्ली सरकार को सुशासन की परवाह नहीं है। और भाइयों बहनों, ये बैड गवर्नेंस कैसा होता है? एक आध व्यक्ति कितना ही हेल्दी क्यों ना हो, कितना ही तंदुरुस्त क्यों ना हो, कितना ही हट्टा कट्टा क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर उसको डायबिटीज हो गया तो पता तो चलता नहीं है, शरीर पर कोई इफेक्ट ध्यान में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे सब बीमारियों का वो घर बन जाता है। वो डायबिटीज ऐसा होता है, हर एक बीमारियों को निमंत्रण देता है। उसी प्रकार से बैड गवर्नेंस ये देश के जीवन में एक डायबिटीज जैसा रोग है, जो शासन में हर प्रकार की बीमारियों को खींच करके लाता है और धीरे धीरे पूरा देश खोखला हो जाता है, पूरा देश तबाह हो जाता है। भाइयों बहनों, इस देश को ये कुशासन की, बैड गवर्नेंस की बीमारी से बाहर निकालना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सही फैसले करने पड़ेंगे, सीना तान करके जिम्मेवारियां लेनी पड़ेगी। भागने से काम नहीं बनेगा, जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी। देश का भविष्य तय करने के लिए यह आवश्यक होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश को विकास की राह पर ले जाना है तो भी हमें सुशासन को बल देना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस को बल देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये लोग जो करना है वो करते नहीं करना वो पहले करते हैं। एक्ट लाते, एक्ट। सचमुच में सरकार आपको बनाई है एक्ट करने के लिए, कुछ करो, करना कुछ नहीं। आपको हमेशा के एक्ट दिखाते हैं, एक्ट। अरे भाई, देश कह रहा है ये भ्रष्टाचार से देश को बचाओ। अभी मैडम छत्तीसगढ़ में आई थी, मैं हैरान था, उस दिन मैं वहीं था। उन्होंने भाषण किया कि नक्सलवाद को बढ़ावा बीजेपी ने दिया है। कमाल है मैडम, आप क्या बोल रही हो?
रघुपति से लेकर के पशुपति तक पूरा देश रेल कॉरिडोर बन गया है। नक्सलवाद, माओवाद हिंदुस्तान के कई जिलों में अपना पगडंडा जमा रहा है। और आपने क्या किया? आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोटा का कानून बनाया था। आपने आते ही उस कानून को खत्म कर दिया और नक्सलवादियों को खुला मैदान दे दिया। और आप हमें कह रही हो, और आपकी सरकार क्या हाल है उसका? पाकिस्तान हमारे नौजवानों के सर काट के ले जाए, देश के सिपाही के सर काट लिए जाए, और आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जयपुर में चिकन बिरयानी का भोजन कराए। और लोगों ने पूछा, वो कहते प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। तो क्या पाकिस्तान का प्रोटोकॉल सर काटने का है क्या? और आपका प्रोटोकॉल चिकन बिरयानी परोसने का है क्या? भाइयों बहनों, देश ऐसे नहीं चलते। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो दुनिया आपको नोच लेगी, लेकिन हिंदुस्तान में अगर ताकत होगी तो दुनिया दोस्ती के लिए आगे बढ़ेगी। लेकिन आज उनको यही करेंगे। भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ में कहा 25 तारीख को आपको विधायक नहीं चुनना है, 25 तारीख को आपको सरकार नहीं चुननी है, 25 तारीख को आपने अपना भाग्य तय करना है। आपको मध्य प्रदेश को कहां ले जाना है वो निर्णय करना है। क्या फिर से एक बार ये मध्य प्रदेश बेड़ा गर्क करने वालों के हाथों में देना है, घंटाधार को देना है, किसी भी हालत में मध्य प्रदेश को बर्बाद होने देना है? भाइयों बहनों, आज जो गुजरात के विकास की यात्रा की चर्चा हो रही है ना, इसके अनेक कारण। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि गुजरात की जनता ने बार बार भाजपा में विश्वास व्यक्त किया, बार बार विश्वास व्यक्त किया। उसके कारण राजनीतिक स्थिरता है, उसके कारण नीतियों में गति है, काम में प्रगति है। मध्य प्रदेश में भी आप तीसरी बार सरकार बना के देखिए, हम मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। भाइयों बहनों, ये 10 साल शिवराज जी को बड़े कठिन गए हैं, बड़ी मुश्किल से गए हैं, क्योंकि एक तो घंटाधार में सारा गड्ढा करके गया था, और दूसरा दिल्ली की सरकार आए दिन रुकावटें डालती है, काम करने नहीं देती, उसके कारण उनको प्रगति की यात्रा में दिक्कत आती है। भाइयों बहनों, अब 200 दिन की बात है, 200 दिन के बाद दिल्ली में भी सरकार बदलने वाली है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आप कहो भाइयों, दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, आपको तो 2-2 हाथ में लड्डू है। अगर यहां पर बीजेपी की सरकार हो, दिल्ली में अनुकूल सरकार हो, तो ये काम डबल गति से होगा कि नहीं होगा? तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को पार करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए भाइयों, सवाल 200 दिन का है, गलती मत करना, किसी को गलती मत करने देना, और इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना होगा। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी का रास्ता हम सबको मंजूर है। गांधी की इच्छा पूरी करना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है।
कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम महापुरुषों का नाम देते हैं तो उनकी बातों का आचरण भी करना चाहिए। कल ही बोले हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महापुरुषों ने जो कहा है उसका आचरण भी करना चाहिए। महात्मा गांधी की इच्छा अधूरी रह गई है, उसको पूरी करना है। करोगे भैया? महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करोगे? स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि महापुरुषों की इच्छाओं, उनकी बातों का आचरण करना चाहिए। करोगे? मनमोहन सिंह जी ने कहा है तो मुझे भी करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था इस कांग्रेस को बिखेर दो। करोगे? महात्मा गांधी ने कहा है कांग्रेस का काम पूरा हो गया तो खत्म करो। खुद महात्मा गांधी कह के गए हैं वो काम पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करोगे? भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश की धरती से ये कांग्रेस नाम की पार्टी को उखाड़ के फेंक दो। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको पूरा करके दिखाओ। भाइयों बहनों, हमें देश को आगे ले जाना है और जब हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं तब हमारे मन में साफ है, हमें साफ मानते हैं कि हिंदुस्तान का, इस देश की सरकार का जो दिल्ली में बैठती है या राज्य में बैठती है, सरकार का एक ही मजहब होता है और मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, वो होता है भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, वो भक्ति होती है भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, वो शक्ति होती है 125 करोड़ भारतवासी। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है और वो कार्यशैली होती है सबका साथ सबका विकास। इस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रणाम करता हूं उस पावन पवित्र गुजरात की माटी को जिसने देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। आज भोपाल वासियों को भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की वर्तमान मौजूदा राजनीतिक हालत परिस्थितियों के संदर्भ में बताया। मैं इस अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय रामदास जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मध्य प्रदेश के प्रभारी अनंत कुमार जी का, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया।